अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, दौलत के खुमार और इंसानियत से आरी अमीरों के घर वो मुआशरती भट्टियां बन चुके हैं जिनका ईंधन लालची और बेबस घरों के बच्चे मुलाजमों की सूरत में बनते हैं और इसके साथ साथ इनका जिनसी इस्तेसाल भी किया जाता है। माशरे के ये दरिंदे मासूम बच्चों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उन्हें जान से मारने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक वाक़या गुज़श्ता दिनों डिफेंस में पेश आया, जहां पर दो भाइयों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनमें से एक नौउम्र 12 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया। वाक़ये की इत्तला जब मीडिया पर आई तो खलबली मच गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने इस अफसोसनाक वाक़ये का नोटिस लिया तो गोया पुलिस को भी होश आ गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की और तशद्दुद करने वाले दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने किया इंकशाफ तो पुलिस ने मासूम बच्चों के बाप को भी गिरफ्तार करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। मासूम बच्चों के बाप को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? क्या कसूर था उसका जिस पर पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी? दौरान तफ्तीश मुलज़म अबुल हसन ने क्या इंकशाफ किए हैं और उससे तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसरान क्या कहते हैं, इस हवाले से हम आगे हैं थाना डिफेंस ए में, जहां हम मुलज़म अबुल हसन से भी गुफ्तगू करेंगे और तफ्तीशी ऑफिसर से भी। आइए हमारे साथ। मैं आ गया हूं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस से इंस्पेक्टर अरफान के पास। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस केस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है, क्या पसे पर्दा मुहरकात हैं जो पुलिस अपनी तफ्तीश में सामने लेके आई है, क्या ऐसी वजूहात थीं जिसकी वजह से एक 12 साल का मासूम बच्चा इन दरिंदों के तशद्दुद का निशाना बना। और इसके साथ साथ हम इनसे ये भी पूछेंगे कि मकतूल कामरान के बाप को क्यों गिरफ़्तार किया और अगर गिरफ़्तार किया तो उसके ख़िलाफ़ किस दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बहुत शुक्रिया अरफान, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अरफान, अफसोसनाक वाक़या होता है, 12 साल के बच्चे को कत्ल कर दिया जाता है तशद्दुद का निशाना बनाकर और उसके भाई को ज़ख्मी किया जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब इस वाक़े का नोटिस लेते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, मुकदमे का इंदराज होता है, मुलज़म गिरफ़्तार हो जाता है। दौरान तफ्तीश ऐसी क्या चीज़ें सामने आई कि आप ख़ुद भी हैरान हो गए? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली ये केस चूँकि एक मासूम बच्चे का है, इस वजह से इसकी पोटेंसी भी ज़्यादा है और हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्ड है वो भी बड़ा क्विक हुआ और अफसरान वाला की तरफ से जो जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने फौरी हुक्म दिया कि मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। तो फौरी तौर पर सबसे पहले हमने जो उस घर पे वो बच्चा मुलाजिम था उनको हमने अरेस्ट किया। उसमें एक बुज़ुर्ग हैं नसरुल्लाह जो कि हेड ऑफ़ फैमिली हैं, उसके बाद उनकी मिसेज़ हैं शबाना, फिर उनके 2 बेटे हैं, एक महमूदुल हसन और एक उनका बेटा अबुल हसन और एक उनकी बहू हैं जिनके ऊपर नामज़द FIR है। इसमें जो मेन करैक्टर है वो अबुल हसन है। अबुल हसन चूँकि एक घर से निकाला हुआ और माँ बाप से लड़ा हुआ एक करैक्टर है जिसमें उसको बचपन से ही एक ऐसी तरबियत मिली कि जिसमें तशद्दुद शामिल था और चूँकि वो डिफरेंट जगह पे बिलोंग करता है, वो अपना उनका बेसिकली जो गांव है वो डेरा इस्माइल ख़ान से है। तो डेरा इस्माइल ख़ान से वो फिर लाहौर शिफ्ट हुए। लाहौर शिफ्ट होने के बाद जो उसकी फैमिली बैकग्राउंड है उसमें जो चीज़ सामने आई वो यही है कि इस शख्स के अंदर जो एक जुनून की हद तक जो आप समझ लें कि ज़ालिमपन है वो है। इसमें इस बच्चे को मारने के लिए सिर्फ जो ये वजह बयान करते हैं वो ये है कि जिसने 10,000 रुपये की चोरी की और 10,000 रुपये की चोरी करके जो अबुल हसन बयान करता है कि जो मेरे पैसे थे जो उसने चोरी करके भागा, फिर मैंने इसको पकड़ा,
फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इसके अंदर कोई अपना मोकल हैं इसके अंदर। हाँ। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक मैं समझता हूँ कि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी है। किस किस्म का साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया इरफान साहब? एक 12 साल के बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना देना, उसके छोटे भाई को किस तरह एक इंसान ये काम कर सकता है? दरिंदा लफ्ज़ भी छोटा है उस शख्स के लिए जिसने उस बच्चे को इतना बेमाना अंदाज में मारा। फिर आप बता रहे थे तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई? तफ्तीश में यही सामने आई कि इन्होंने अबुल हसन ने डेलिबरेटली इस बच्चे पर तशद्दुद किया है, और उसके बाद हमने अबुल हसन का एक और भी मुरीद गिरफ़्तार किया है, उसका नाम अहमद है, वो भी इसके साथ बराबर का शरीक है। और इसके अलावा जो है वो इनकी जो अबुल हसन था वो अपनी वालदा के राब्ते में भी रहता था सारा कुछ। तो ये एक ड्रामाई करैक्टर जो हम अक्सर सुनते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली ये एक बड़ी अजीब व गरीब सी जो। कितने मुल्ज़म इस वाक़े में गिरफ़्तार किए आपने? इसमें हमने इस वक्त तक टोटल 5 मुल्ज़म गिरफ़्तार कर चुके हैं हम। उसमें एक जो जिसका नाम मैंने आपको बताया अहमद, वो भी शामिल है। इसके अलावा हम अबुल हसन, महमूद हसन, नसरुल्लाह और उनकी वालदा शुबाना है, और इनकी एक वाइफ है महमूद हसन की, वो अभी इंटरम पे हैं कोर्ट में, अब इनकी इंटरम चल रही है, वो भी शामिल तफ्तीश होगी। इरफान, किस तरह कोई इंसान मासूम बच्चे पे तशद्दुद कर सकता है? ऐसे तो जानवर भी नहीं। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ये बस तरबियत की कमी है। मैं समझता हूँ कि एक शौरी तौर पर जिस बच्चे को मैं समझता हूँ कि माँ बाप की तरफ से शायद उसकी गलत तरबियत है और जहालत है, और जहालत की ये हाइट है कि एक बच्चा जिसको जो तकलीफ़ से बना रहा है, पलक रहा है, उसको मज़ीद तशद्दुद किया जा रहा है। बच्चे के बाप, जो मासूम बच्चा है कमरान, उसके बाप के ख़िलाफ़ भी आपने FIR दर्ज की जी, ये क्या माजरा है? एक्चुअली स्टोरी ये है कि इसमें जो यहाँ से बात शुरू होती है वो ये है कि इरफान रहायशी है मुबारकपुर दिपालपुर का, भावलपुर का, और अबुल हसन जो कि एक इस मेन मुल्ज़म है इस पूरे इंसिडेंट का, उसको शौक़ था पीरी मुरीदी का। अच्छा जी। वो इरफान से मिलता है एक फैक्ट्री के अंदर, उनकी आपस में दोस्ती होती है। वो वहाँ पर इरफान को अपने इल्म की, अपनी करामात की, जो भी उसने जिस तरीके से उसको अपना मेंटली तौर पर अपने ताबे किया, उसके बाद इरफान उसको अपने गांव में ले जाता है भावलपुर में। वहाँ पर जाता है, वहाँ पर इरफान की अपनी बीवी के साथ डिवोर्स हो जाती है। इरफान के 4 बच्चे थे जो कि बीवी के जाने के बाद इसके हवाले हुए, और इसने वो बच्चे हवाले कर दिए अबुल हसन के। उसमें इनकी अंडर हैंड क्या डील हुई, ये एक मुख्तलिफ़ बयानात इसमें दे रहे हैं। कभी ये कहते हैं जी कि हम पैसे हमने लिए, कभी कहते हैं हमने नहीं लिए, कभी कहते हैं हमने 40,000 लिया, कभी कहते हैं हमने 2.5 लाख लिया, मैंने दिया। तो ये मुख्तलिफ बयानात से काम ले रहे हैं अभी, चूँकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन। बच्चों के बाप ने अपने बच्चे जो हैं वो इसको बेच दिए थे, गिरवी लिखवा दिए थे इसके पास, क्या किया था? किन दफ़ात के तहत आपने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की? देखिए, जो हमने इस वक्त सेकंड FIR दर्ज की है वो हमने ह्यूमन प्रिवेंशन एक्ट है हमारा, स्मगलिंग, उसके अकॉर्डिंगली एक FIR दर्ज की गई है। उसमें भी हम मुल्ज़मान का रिमांड ले रहे हैं, उसमें भी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त। तो जो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बारे में अभी राय देना बिफोर टाइम है। बच्चों का बाप क्या कहता है अपने इस घनौने फेल के बारे में कि किस तरह उसने अपने बच्चे इस दरिंदे के हवाले किए? क्या ऐसी वजह बयान करता है? वो बयान करता है कि मुझे इस बंदे ने ट्रैप किया। अच्छा, ट्रैप मीन के मुझे इसने बताया कि मेरे ख्वाबों में मुख्तलिफ बुज़ुर्ग आते हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि ये बच्चे तुम मेरे हवाले कर दो, मैं इनकी परवरिश करूँगा, मैं इनको लेके जाऊँगा, मैं इनसे काम लूँगा। इस तरह की बातें जो है ना वो मुल्ज़म अबुल हसन ने इरफान से की, और इरफान चूँकि बयानी है कि डिफरेंट बयानात हैं उसके, अभी चूँकि कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं, कुछ अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंशाल्लाह वो भी हम सामने लेके आएंगे। आपने बातें सुनी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर इरफान की। उनका कहना है कि मुल्ज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। यहाँ से हम चलते हैं उन सफाक मुल्ज़मान की जानिब
जिन्होंने मासूम बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। क्या कहते हैं मुल्ज़म अपने इस घिनौने जुर्म के बारे में? आइए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है मासूम कामरान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाला ये सफाक मुल्ज़म, जिसका नाम अबुल हसन है, जो कहता है कि उस मासूम बच्चे ने इसके 10,000 रुपये चोरी किए थे और 10,000 रुपये चोरी करने की सज़ा इसने उसे मौत की शक्ल में दी, और वो भी इंतहाई बेईमाना अंदाज से, तशद्दुद ज़दा मौत। ये दरिंदा क्या कहता है अपने घिनौने जुर्म के हवाले से, इसी से पूछते हैं। अबुल हसन, क्यों ये इंतहाई कदम उठाया, क्यों कत्ल किया उस मासूम बच्चे को? सर वो आगे पीछे भी चोरी करता रहता था, तो तंग आ गया था मैं उससे। अच्छा। तो फिर मैंने इसके वालिद को कहा कि आकर ले जाओ, तो ये नहीं आया। अच्छा। 2-3 महीने मैं इसे कहता रहा। अच्छा। ये नहीं आया। अच्छा। इस वजह से ईद का दिन था, उस दिन उसने किराया पड़ा हुआ था। अच्छा। वो लेकर चला गया। अच्छा। तो जब मैंने उससे पूछा कि पैसे कहाँ हैं, उसने नहीं बताया। अच्छा। बहुत इसरार पर भी गुस्सा आया, इस वजह से मारा। अच्छा, कैसे मारा? वो पाइप था। अच्छा, किस तरह? आम पानी वाला पाइप था, सब्ज़ रंग का, उससे मारा। फिर उसके बाद मैंने इसको, मेरे साथ जो था रहता था लड़का, मैंने उसको कहा भाई इसको जो है ना, फ़ोन आ गया मेरी वालदा का, उन्होंने ईद के लिए मुबारक के लिए फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा भाई गुस्से में क्यों हुआ? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे इसने पैसे उठा लिए। अच्छा। तो मैंने इसे मारा है। तो उन्होंने कहा इसको मारो नहीं, मेरे पास भेज दो। तो मैंने इसे कहा कि आप वहाँ चले जाओ इसको लेकर। उसके बाद ये दम तोड़ गया। फिर बस फौत हो गया वो। फिर उसके बाद क्या? उसके बाद आपके सामने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना है, आपके सामने ठहरे हुए हैं। अच्छा, बच्चे को मारा, तरस नहीं आया, रहम नहीं आया कि एक नन्ही जान को तुम वहशी दरिंदों की तरह मार रहे हो? सर 1.5 साल से तंग कर रहा था। तंग कर रहा था तो इसकी सज़ा मौत है। इंसान को जान से मार देते हैं, बच्चे को वो भी। किस मज़हब में, किस दीन में लिखा है? हमारा दीन तो बच्चों से शफकत का बताता है, प्यार करने का बताता है। 12 साल के बच्चे को क्या मालूम हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहरहाल गलती हो गई। गलती हो गई, बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और इत्मीनान से कह दिया जी बहरहाल गलती हो गई। कोई वजह तो होगी इस गलती की। वजह यही है, तुम्हारे हाथ में अगर हथकड़ियाँ लगी हैं तो इसकी एक वजह है, तुमने जुर्म किया है और तुम बड़े इत्मीनान से कह रहे हो जी बस जी गलती हो गई जी, बस वो तंग कर रहा था। तो तंग करने की सज़ा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी नहीं। इसलिए तुम्हें औलाद का एहसास नहीं, औलाद के दर्द का एहसास नहीं, बच्चों के दर्द का एहसास नहीं। जब नन्हे वजूद पर तुम पाइप बरसाते रहे, तुम्हारे दिल में कहीं ज़रा सा भी रहम नहीं आया? कौन सा ऐसा वहशी था जो तुम्हारे अंदर सराइत कर गया था? मैं 1.5 साल से आपको बताया, अर्ज़ किया है कि वो चोरियां करता रहता था। अच्छा। और आधी मुजरम हो चुका था। आधी मुजरम हो चुका था। चोरी। फिर तुमने अपनी अदालत लगा ली? बस मैंने उसे मारा इस वजह से था कि मैं उसे कहता था सच बताओ कि पैसे कहाँ किए। तुमने पुलिस को सारा कुछ सच सच बताया? जी। तो इसके बावजूद हथकड़ियाँ क्यों लगी हैं तुम्हारे? जुर्म जो हुआ। काम क्या करते हो? मैं पीरी फ़कीरी करता हूँ। क्या पीरी फ़कीरी करते हो? कौन सा इल्म करते हो? दम दरूद अल्लाह। नूरी के सल्फी? नूरी। तो नूरी इल्म ये बताता है कि ऐसे बच्चों को मारते हैं? कुरान पाक में कहीं लिखा है बच्चों को तशद्दुद का निशाना? मेरा दीन, मेरा इस्लाम इतना प्यारा, इतना ठंडा, इतना खूबसूरत मज़हब, इसमें कहीं है? मेरे नबी पाक तो बच्चों से शफ़क़त फरमाते थे, बच्चों से मोहब्बत फरमाते थे। तो भाई तुम किस दीन की पीरी मुरीदी करते हो? किए पे पशेमान? बिल्कुल जी। शर्मिंदगी का एहसास है? कितना? बहुत ज़्यादा। कितना? बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हो अल्लाह ताला की ज़ात से? माफ़ी का तलब।
और अल्लाह ताला की ज़ात से माफ़ी के तलबगार, और उस बच्चे से उससे भी माफ़ी का तलब। मुल्ज़म की गुफ्तगू सुनी आपने, इत्मीनान ठहराओ गुफ्तगू में, माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, गलती हो गई। बच्चा चोरियाँ करता था, 1.5 साल से इसको तंग कर रहा था, तो फिर इस साहब ने अपनी ही अदालत लगा ली और प्लास्टिक के पाइप से उस नन्हे वजूद को उधेड़ डाला। मैं अल्फाजों की अदायगी से कासर हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तसव्वुर में जाइए और देखिए कि किस तरह वो नन्हा बच्चा तड़पा होगा, किस तरह उसने अपनी जान बख्शी की, इस दरिंदे से अपील की होगी, माफ़ियाँ मांगी होंगी, गिड़गिड़ाया होगा, मगर ये साहब कहते हैं वो तंग बड़ा कर रहा था, इसलिए उसे मौत की नींद सुला दिया। खैर, मुल्ज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। ये जो दूसरे साहब हैं, ये उस मासूम कामरान के बाप हैं जिन्होंने अपने 4 मासूम बच्चे इस दरिंदे के हवाले कर दिए, चंद पैसों के एवज़, और अब ये भी कानून के शिकंजे में है। ये क्या कहते हैं, क्या वजह बयान करते हैं, क्या बताते हैं, अपने जुर्म की कौन सी कहानी सुनाते हैं, कौन सी तौजीह पेश करते हैं, कौन सा रोना रोते हैं अपनी गुर्बत का, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? इरफान। इरफान साहब, आपके बेटे को मार दिया, क्या कहानी, क्या माजरा, ज़रा बताएं। बस बच्चे उधर से लेके आया था, उधर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? धागे वाली फैक्ट्री में। तो अपने बच्चे तुम खुद नहीं पाल सकते थे? अब पाल रहा था, उधर नान के थे, वो बोल रहा था आसन सब जो बच्चे बेच रहा है। अच्छा, नाना इसका। अच्छा, फिर वो लेके आ गया था, उधर से लेके इधर ही आया लाहौर। अच्छा, तो जब तुम्हें अपने बेटे के कत्ल की इत्तला मिली थी, तुमने कहा मैंने कोई कार्रवाई नहीं करनी, तुम आए क्यों नहीं पुलिस के पास? ईद का मौका था, कहीं सवारी नहीं मिली थी, मिल में था। कैसे बाप हो, बेटा दरिंदे को दे दिया चंद पैसों के बस, कोई पैसे मैं नहीं के नाम पे, मुलाजमत के नाम पे। क्या काम करना था उस 12 साल के बच्चे ने? बाप तो छांव होती है, बाप अपने बच्चों के लिए एक दीवार होती है, एक मजबूत एहसार होता है। तुम कैसे बाप हो, तुमने अपने हाथों से ही अपनी औलाद जो है वो इसको दे दी, अपनी बच्चियाँ दे दी इसको। माजूर हो जिस्म के किसी हिस्से से? नशा करते हो? नहीं। कौन सा नशा करते हो? खाली सिगरेट पीते हैं। खाली सिगरेट पीते हो? ज़रा तरस नहीं आया? किस तरह अपने ज़मीर को लेके चल रहे हो? क्या कहते हो अपने ज़मीर को? ज़मीर क्या कहता है कि मर गया? अभी तो कुछ बहुत शर्मसार है। तो बाप कहते हुए शर्म सी महसूस होती है। तुम बाप के रुतबे का पता है तुम्हें? बाप किसको कहते हैं? अपना बच्चा मरवा दिया तुमने चंद पैसों के लिए। मैंने सर पैसे नहीं लेते। क्या लिया था? कुछ ही नहीं लिया था मैंने। क्या ये रिश्तेदार है तुम्हारा? नहीं, बचपन का दोस्त है। कोई कैसे अपनी औलाद किसी को दे सकता है? बच्चे ने रोया तो होगा ना बच्चा, जब ये उसको मार रहा था, पुकारा तो होगा उसने, तो दिल को कुछ नहीं हुआ? आपने बातें सुनी सफ़ाक मुल्ज़मान की कि वो किस तरह अपने घनौने जुर्म की तौजीहात पेश कर रहे थे, किस तरह वो ख़ुद को मज़लूम साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। यहाँ हमने आपको मुल्ज़मान की गुफ्तगू के साथ साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इस केस की तफ्तीश करने वाले इंस्पेक्टर अरफान की भी गुफ्तगू सुनाई कि वो किन पहलुओं पर इस अफसोसनाक वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। यहाँ से अब हम चलते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब, जहाँ मकतूल कामरान के छोटे बहन भाई मौजूद हैं, और वहाँ हम बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से कि वो इस वाक़े के हवाले से क्या कानूनी इक़दामात कर रहे हैं। मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो किन बुनियादों पर हंगामी इक़दामात अमल में ला रही है। आइए हमारे साथ।
मासूम कामरान के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े के बाद अब उसके तीनों बहन भाई मौजूद हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। यहाँ बच्चे किस कंडीशन में हैं और बच्चों का किस तरह ख्याल रखा जाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से। आइए हमारे साथ। बताओ फिर कैसे शॉपिंग की? हमने गोलगप्पे खाए। मैम बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या होता है डिफेंस के इलाका में, एक बच्चे को जादू टूने के नाम पे जो है वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसकी छोटी बहन और भाई जो हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं। तो आपने इस सारे मामले को टेक ओवर किया है एज ए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। अब अपने क्या इक़दाम उठाए हैं ऐसे इस जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए? जी सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। मैं सबसे पहले तो बहुत मज़म्मत करूँगी ये वाक़या जो पेश आया। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि उस बच्चे का कोई कसूर नहीं और उसको कत्ल कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से तो पहले स्टेज पे तो बच्चों को कम उम्र इस एज में मुलाजमत करना ही गलत है। और सेकंड दूसरी बात है कि उन पर तशद्दुद किया जाए और उनको इतना तशद्दुद उनको मार दिया जाए, तो ये तो बिल्कुल ही काबिल मज़म्मत बात है। और इसको तो मुझे लगता है कि इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए जो भी इसमें मुलज़िम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो एक कानून के तहत अमल में लाया गया जिसको कहते हैं PDNC एक्ट, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट। उस एक्ट के तहत जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तब इंटरवीन कर सकता है किसी भी मामले के अंदर अगर किसी कम उम्र बच्चे पर तशद्दुद या ज़्यादती की जाए या कोई बच्चा बेकारी नज़र आए। तो इस वाक़े का जैसे ही हमें पता चला कि ये हो गया है, हमने सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी थी उस बच्चे को जो कि छोटा भाई था रिजवान 5 साल, उसको और उसकी बहनों को अपनी कस्टडी में लेना ताकि उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जगह दी जा सके और वो पुलिस थाने में या उसी घर में मौजूद ना हो। अब तो हमने क्या किया, हमने इंटरवीन किया, हमने पुलिस से बात की। गवर्नमेंट ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए, डायरेक्शंस दिए पुलिस को कि बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो दे दिया जाए। हमने उन बच्चों को ले आए अपने पास। अब वो बच्चों से मैंने इंटरव्यू किया, मैं उससे रोज़ मिली हूँ। उसके वाक़े के बाद 3 दिन तक मैं उससे खुद मिली हूँ 1-on-1 अपने ऑफिस में। और मैंने देखा कि वो बड़े ट्रॉमा का शिकार रहा, वो खामोश रहा। शुरू में वो किसी से बात भी नहीं करता, वो हंसता भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमने उसको डिफरेंट तरीक़ों से स्वीट्स दे के ये दे के वो TV दिखा के कार्टून्स कोशिश की, वो बड़ा उसको टाइम लगा नॉर्मलाइज होने में। अब वो यहाँ दूसरे बच्चों के साथ मौजूद है तो उसमें बड़ा हमने चेंज देखा है कि वो आया है। और यही हमारी प्रायोरिटी है कि उस बच्चे को सेफ़ रखा जाए। इवन मीडिया से हमने उसका इंटरेक्शन नहीं करवाया ताकि उसके जो काउंसलिंग का अमल है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो इस तरह के वाक़यात पहले तो होने ही नहीं चाहिए। दूसरा, एक अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। अगर इस मुलज़िम को सज़ा मिल जाती है तो हम देखेंगे कि आगे आने वाले वाक़यात में हमें कमी नज़र आएगी और वो वाक़यात ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन। हम काम करते हैं प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन किस तरह की जा सकती है? अवेयरनेस रेजिंग के थ्रू, आगाही। एक तो मैंने देखा है अपने इस पूरे टेन्योर में कि लोगों को पता ही नहीं है कि 15 साल से कम उम्र बच्चे को आप मुलाजमत पर नहीं रख सकते और ये बहुत बड़ा जुर्म है। और इसकी पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट है, उसके तहत इसकी सज़ा है जिसमें पेनल्टी भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, जेल भी है। तो वो लोगों को पता नहीं है। दूसरा, कानून को सख्त होने की ज़रूरत है। मैंने डिटेल में कानून को जो सज़ाएँ उनको स्टडी किया है और मुझे लगता है वो काफ़ी नहीं है, वो नाकाफ़ी। ये वाक़या जब मंजर आम पर आता है तो कहा जाता है कि बच्चे को घर का कामकाज ना करने पर जो है मालिक ने तशद्दुद का निशाना बनाया, मौत के घाट उतार दिया, भाई छोटा उसका ज़ख्मी था। मगर बाद में जब हक़ाइक़ सामने आते हैं तो अजीब सी कहानी सामने आती है कि वो मालिक है वो आमिल है, ख़ुद को वो डब्बा पीर, मैं तो उसको डब्बा पीर कहूँगा, पीर भी नहीं कहूँगा। उसने उसको अपने इल्म की खातिर जो है वो सफाकाना अंदाज में मौत के घाट उतार दिया। मुल्ज़म अपने बयान में कहता है कि जी इसके ऊपर मुवक्किल की हाज़िरी होती थी और जब हाज़िरी होती थी तो फिर मैं इसको टॉर्चर करता था। तो ऐसे क्या माशरा किस जानिब जा रहा है? क्यों हम लोग जो है इसको बेहतरी की जानिब नहीं ला रहे? देखिए, ये जो आपने पूरी इतनी कहानी बताई बिल्कुल, और ये मैंने भी यही सुना। इसकी ये तो ऐसी बात है कि कोई फजूल सी बात पे उसने जो है बच्चे को कत्ल कर दिया। और जो भी ये मुवक्किलों पर जिस पे भी बिलीव करते हैं, ये है बेसिकली तालीम का फुकदान। हम इलिटरेसी रेट हमारा हाई है, लोग ने कभी तालीम में शऊर है नहीं, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों में अपना ईमान उनका जो है कच्चे अकीदे हैं, वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और फिर इस तरह के वो काम करते हैं। तो पहले तो बच्चों को मुलाजमत पे ही नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इन लोगों की भी काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं।
बट फिर भी सज़ा से इसका बचना जो है बनता नहीं है, इसको जो है मैक्सिमम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं अपनी जुडिशरी को भी रिक्वेस्ट करूँगी, पुलिस को भी, कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन हो इस मुल्क में। अच्छा, तफ्तीश में ये भी सामने आया कि वो इस मासूम बच्चे की जो बहन थी 13 साल, उसके बाप ने इस दरिंदे के सुपुर्द कर दी थी और वो इससे शादी करना चाह रहा था, तो जिस पर पुलिस ने उसके बाप के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज की है। तो इन दोनों वाक़यात को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो किस तनाजुर में देखता है और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सूबे की सतह पर आपकी जानिब से क्या इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं? जी देखें, ये जो आपने बताया उसकी बहन का भी बेसिकली हमें ये पता चला है कि जो माँ बाप थे दोनों, वो साथ भी नहीं रह रहे थे और उनके बहुत वो एक ब्रोकन फैमिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों को हवाले कर दिया, मुलाजमत पर रखवा दिया। और जब पुलिस ने भी कांटेक्ट किया, हमने भी कांटेक्ट किया, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ना वो बाप लेना चाहता है उन बच्चों को जो बच गए हैं, जो ठीक है यहाँ पे, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। तो इस सिलसिले में आप पूछ रहे हैं कि हम प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, तो वही मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस रेजिंग, आगाही एक वाहिद चीज़ है। मैम 70 साल के हो गए हम, क्या हमें पाकिस्तान, बल्कि 70 साल से ज़्यादा हमारी एज होगी है, किस किस्म का शऊर हमें चाहिए, किस किस्म की आगाही चाहिए? अगर एक तो बच्चे तो जानवर को भी प्यारे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दो चीज़ें हैं ना, एक हो गई अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया, अगर सज़ाएं मिलेंगी, क्योंकि मैंने देखा है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सुलह हो जाती है, छोड़ दिया जाता है मुलजिम को। अगर सज़ाएं मिलेंगी इबरतनाक, नंबर 1, तो ये जुर्म ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है कि लोगों को पता हो कि ये चीज़ नहीं करनी है, उनको पता ही नहीं है, कानून का ही नहीं पता, कवानीन का नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ में। मैं कोई एग्जांपल दूंगी, हमने पूरे पंजाब की सतह पर एक NGO सर्च फॉर जस्टिस और यूनिसेफ के साथ मिलकर आगाही मुहिम चलाई, जिसमें हमने स्कूल की टीचर्स को टारगेट किया। हर टीचर जो है आगे 2.5 लाख बच्चों तक पहुंची, बच्चे और उनके माँ बाप तक। तो हमने इस तरह पूरे पंजाब को अभी रिसेंट एक एक्टिविटी में कवर किया है। इसके अलावा हम डिफरेंट और दूसरी भी अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स करने लगे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें रहते हुए, ताकि लोगों को पता हो, कवानीन का पता हो, ये ना करें। कब तक हम आगाही और शऊर के पर्दे में ऐसे घिनौने जराइम को छुपाते रहेंगे, ये कहते रहेंगे कि जी हमें पता नहीं है, ये इस कौम को आगाही नहीं है? सज़ा बेहतरीन हल है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले मेंशन किया कि इन दोनों वाक़यात की पैरवी जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कर रहा है, इनके मुकदमात की भी जो है निगरानी कर रहा है। कहाँ तक चलेंगे आप, क्योंकि मुद्दई तो अब सरकार है, बच्चे का बाप तो मुद्दई नहीं है। देखिए, इसको जो मैंने आपको बताया कि इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ताकि आगे ऐसे वाक़यात ना पेश आएँ। कि इस वाले पर्टिकुलर केस पे ऑफ कोर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सुपरवाइज़ कर रहा है कि हो क्या रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, इसकी प्रोसिक्यूशन कैसे हो रही है, इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है। बाकी जो मेन इसमें इन्वॉल्व है वो है जुडिशरी एंड पुलिस, राइट। तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और मैंने देखा कि गवर्नमेंट भी इस मामले, क्योंकि ये मीडिया को बड़ा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान ने हाईलाइट किया, वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया जी, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो खुद मैदान में आ गया। तो अभी भी आप समझती हैं कुछ शकूक व शुबात हैं कि इंसाफ नहीं होगा? देखिए, जो मैंने पहले इंसिडेंट्स देखे अपने सामने, उनमें तो देखा कि सज़ा बहुत मुश्किल होता है कि होती है, उसमें स्टेट मुद्दई नहीं है, उसमें मैं दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस केस में सज़ा मिल जाए। मैं फिर आपको कहता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, स्टेट मुद्दई, इस केस में स्टेट मुद्दई है। उन मुकदमात में मुझे 26 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, उन मुकदमात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनमें स्टेट मुद्दई नहीं है, उनमें प्राइवेट मुद्दई है, कंप्रोमाइज़ होने का चांस है, इसमें नहीं है। तो अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, और बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि ऐसा हो। अगर इसमें हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। अच्छा मैम, कैसे ऐसे वाक़यात को रोका जाता है, किस तरह हौसला शिकनी की जा सकती है, किस तरह हम अपने मुस्तकबिल को, अपने बच्चों को इन दरिंदों से महफूज रख सकते हैं? जी देखिए, एक तो स्विफ्ट अकाउंटेबिलिटी, और सोसाइटी को भी चाहिए वो अपना रोल, अपना किरदार प्ले करे। सोसाइटी जो है वो इस तरह के काम ना करे जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है और जो कि हमारे मुआशरे को तबाह करने की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह बच्चों को मुलाजमत पर रखना, उन पर तशद्दुद करना, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा कोई वाक़या देखें, सुने, तो हमारी हेल्पलाइन है 24 आवर्स, जो उसका नंबर है 1121, उस पर हमें इन्फॉर्म करें। दूसरी चीज़, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हमारे कानून को, हमारे इख्तियारात ज़्यादा किए जाएँ। हमारे पास अभी कोई मजिस्ट्रेट पावर्स नहीं है जिसके तहत अगर हमें पता चले कि कहीं बच्चा मुलाजमत पे तो हम इंटरवीन करें। हम नहीं कर सकते जब तक तशद्दुद ना हो, तो हमें प्रिवेंशन स्टेज पे हम इंटरवीन नहीं कर सकते, तो हमें वो पावर्स दी जाएँ ताकि हम ऐसे वाक़यात में इंटरवीन करें, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट भी अभी ये नहीं करा, कोई नहीं करा ये।
हमारे पास पावर हो, आई इंश्योर कि ये हो, और हम चेक करें घरों घरों जाके कि कहीं कहीं बच्चा तो नहीं है जो कम उम्र है, और फिर हम उस पर कार्रवाई कर सकें। बज़ाहिर तहज़ीब और अखलाक के लबादे में छुपे हुए लोगों का जब ये ऐसा कोई घिनौना चेहरा आप देखते हैं, माशरे के पढ़े लिखे लोग ही ज़्यादातर ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं समझता कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी तरफ से ज़्यादा कम है, यहाँ से ज़्यादा है। तो क्या फ़ील करती हैं एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, क्या फ़ील करती हैं जब ऐसे घिनौने किरदार आपके सामने आते हैं जो कि बच्चों को जिनसी इस्तिसाल का शिकार करते हैं, बच्चों को टार्चर करते हैं, इवन बच्चों को जान से मारने से भी गुरेज नहीं करते, तो क्या फ़ील करती हैं, क्या महसूस करती हैं, क्या एहसासात हैं आपके? देखिए, मैं तो ऑफ कोर्स बहुत बुरा फील होता है, और ये तो इनको इंसान ही नहीं समझती, मतलब ये कोई और ही मखलूक है, ये इंसान हो नहीं सकते। इंसान किसी भी बच्चे की जान, बड़ों की जान लेना अलग बात, चलो बच्चे की जान कैसे ले सकता है इस तरह, और किस बात पे, मतलब उसका क्या कसूर था। इस तरह के बड़े वाक़यात सामने आए और बहुत मुझे अफसोस होता है, और बहुत डिस्टर्बिंग वाक़यात हैं। बट यही लगता है कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि वो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन, बेसिकली ये साइको पेशेंट्स हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल रहे हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। और बस हम उम्मीद कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इस पे कि इसको ख़त्म किया जाए, और मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी पूरी कोशिश। बातें सुनी आपने चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं मुआशरे को भी सामने आना होगा, और मासूम बच्चों को जिनसी इस्तिसाल का निशाना बनाने, तशद्दुद करने वाले जो नासूर हैं किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, और कानून उनके ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करेगा। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक। तो हम उनसे पूछते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और साथ में हम उनसे ये भी पूछेंगे कि कानून ऐसे नासूरों के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मिसाल एक अफसोसनाक वाक़ होता है, घरेलू मुलाज़म जो है उसको बदतरीन 12 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा, उसको बदतरीन तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी। क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं, और कानून ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासर के लिए क्या सज़ा तजवीज़ करता है? सबसे पहले मैं तो ये समझता हूँ कि इतने छोटे बच्चों को उनको डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे काम करने पे पाबंदी है। बेसिकली ये हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है, ये उनका काम है कि वो ऐसे जो है वो बच्चों को वो देखें कि इतने छोटे बच्चे जो हैं उनको घर में बतौर मुलाजिम क्यों रखा गया। सबसे पहले तो ये वॉलेशन हुई है कि बच्चों के जो चाइल्ड राइट्स हैं उनकी ये अब्यूज़ हो रहा है बेसिकली, कि उनको छोटे बच्चों को घरों में काम करने की इजाज़त ही नहीं है। सेकेंडली, जहाँ तक ये ऑफेंस की बात है कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये बड़ा ग्रूसम मैं समझता हूँ कि दिस इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी, ये मॉरल टर्पिट्यूड का केस है। लॉ ये कहता है कि इस ऐसे ऑफेंसेस में 302 सेक्शन जो है वो ऐड होना चाहिए, वो होगा डेफिनेटली, उन्होंने FIR काटी होगी। और उसके साथ 328A एक सेक्शन रिसेंटली कह लें कि रिसेंट ईयर्स में इसमें पाकिस्तान पीनल कोड में उसका इजाफा हुआ है, जिसमें जो माइनर चिल्ड्रन हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर कोई असॉल्ट होता है, उनको इंजरी कॉज होती है, या उनको साइकोलॉजिकल कोई उनके ख़िलाफ़ कोई इंजरी कॉज होती है, फ़िज़िकल इंजरी कॉज होती है, तो उसकी भी सज़ा तजवीज़ की गई है। इस केस के तनाजुर में आप क्या देखते हैं कि क्या ऐसे इकदाम हों कि जिसकी वजह से इसमें मुलविस जो किरदार हैं, चाहे वो छोटा किरदार है या बड़ा किरदार, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच? देखें जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एविडेंस की स्टेज के ऊपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें जो चाइल्ड विटनेस है वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है, जो उस मकतूल का भाई है, और वो फिर इंजर्ड विटनेस है। तो हमारा ये लॉ कहता है कि नॉर्मली आर्टिकल 17 जो कानून शहादत ऑर्डर का हमारा ये कहता है कि इसमें एविडेंस जो है 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसे केसेस में अगर एक भी एविडेंस हो, ख़ास तौर पे वो बच्चे का जो बयान है, जो चाइल्ड विटनेस है, उसकी जो स्टेटमेंट है, और वो इंजर्ड भी है, उसकी अकेली स्टेटमेंट के ऊपर कोर्ट जो है इनको मैक्सिमम पनिशमेंट
अवॉर्ड। बच्चे के बाप ने जो है वो अपने 4 बच्चे चंद पैसों के एवज उस दरिंदे के पास रखवा दिए। पुलिस ने उस बच्चे के बाप के ख़िलाफ़ भी जो है वो FIR दर्ज की है। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है? सर ये मैं समझता हूँ कि वो ही इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल, वो भी गिल्टी है। उसने अगर अपनी कॉन्सेंट दी, इफ़ ही हैज़ हैंडेड ओवर हिज माइनर चिल्ड्रन टू दी सेड पर्सन, ओके, वो बराबर का इसमें जो है वो शरीक है इसमें जुर्म में। दो के पुलिस के सामने ऐसी स्टेटमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं, लेकिन अगर उसके बाद कोई एविडेंस, कोई डिस्कवरी या फैक्ट होती है, आर्टिकल 40 जो कानून शहादत ऑर्डर का है, वो बड़ा वाज़ेह है कि वो एक्सेप्शन है, प्रोवाइज़ो है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 38 और 39 की, जो ये कहती है कि पुलिस की कस्टडी में किसी शख्स की एविडेंस जो है उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस की एविडेंस, पुलिस के सामने अगर कोई शख्स कन्फेशन करता है और वो उसके बाद किसी फैक्ट की डिस्कवरी होती है, तो वो एविडेंस जो है वो भी उसके खिलाफ यूज़ हो सकती है आर्टिकल 40 के तहत। अच्छा, तो इस केस में जो मुल्ज़मान की अपनी स्टेटमेंट है, उसके बाद जो फैक्ट सामने आए हैं, वो एविडेंस भी उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। बताओ बातें सुनी आपने एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक की। उनका कहना है कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ पर हुकूमती अदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं हैसियत मुआशरे का फ़र्द होने के नाते हमें भी सामने आना होगा। ऐसे वाक़यात की सख्ती से मज़म्मत करनी होगी और इनमें मुलविस अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज करना होगा, कार्रवाई का मुतालबा करना होगा, ऐसे अनासर को बेनकाब करना होगा। मासूम बच्चों पर तशद्दुद और इनके जिनसी इस्तिसाल के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। घरेलू मुलाजमान जो हैं वो ख़ास तौर पर इसका शिकार होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर साबिर। तो हम उनसे पूछते हैं कि क्यों माशरे में ऐसे वाक़यात में तेज़ी आ रही है। डॉक्टर साहब, अफसोसनाक वाक़या होता है, 12 साल बच्चे को महज चोरी का इल्ज़ाम लगा के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और इसी दौरान उसकी मौत वाक़या हो जाती है। क्यों ऐसे वाक़यात माशरे में तेज़ी के साथ बढ़े हैं? क्या अदम बर्दाश्त है या शऊर की कमी है? असल में इसमें सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनके साथ नफ्सियाती क्या क्या मसाइल जन्म ले रहे होते हैं और वो रोज़मर्रा की जो रूटीन है, जो हेक्टिक है, जो परेशानियाँ हैं, वो अंदर ही आती रहती हैं और उनको निकालने का वे आउट उनके पास होता कोई नहीं है। फिर वो ऐसे कोई सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं जहाँ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी टेंशन उसको निकाला जा सके। और ये जो बच्चे हैं, स्पेशली जो घरों में काम करने वाले हैं, क्योंकि उनके लवाहिकीन भी गरीब लोग होते हैं, उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते, वो चंद पैसों के लिए अपने बच्चों को कहीं पे वो छोड़ जाते हैं ताकि वो कुछ उनका हाथ बटा सकें। लेकिन जब वो ऐसी बंदे के पास वो पहुंचते हैं जो कि साहिब इस्तात है, उसके पास रुतबा है, पैसे हैं, अच्छी जगह पे कहीं रहता है, तो उसकी जितनी फ्रस्ट्रेशन है, चाहे वो घरेलू है, चाहे वो मुआशरे के हवाले से है, चाहे उसका कोई वैसे उसको प्रॉब्लम, नफ्सियाती प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि उस बंदे का जब साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाएगा तो उससे पता चलेगा हमें कि उसके अंदर हो सकता है कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जिसमें अदम बर्दाश्त की क़ुव्वत उसमें हो, उसको और नफ्सियाती मसाइल हो। लेकिन उन सारे मसाइल का जो हल है, वो जो वे आउट उसको नज़र आता है, वो छोटा बच्चा जो उसका आगे कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, उमूमन अगर हम ऐसे वाक़यात को देखें तो ये माशरे के खाते पीते घरों में पेश आते हैं और पढ़ा लिखा तबका जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। किसी साहब बहादुर, किसी ऑफिसर की बीवी जो है वो बच्चों पे तशद्दुद करती है, तो कहीं कोई सनतकार जो है वो ऐसे वाक़यात में जो है वो मुलविस पाया जाता है। अगर मैं आपसे डिफेंस वाले वाक़े का जिक्र करूँ तो ये भी एक खाती पीती फैमिली है। तो यहाँ महज 10,000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा के प्लास्टिक के पाइप के साथ बच्चे को मारा गया। क्या है ये कि आप अगर हम इसको नफ्सियात तो ले, तो इसका मतलब है जितने लोग इन वाक़यात में मुलविस थे वो नफ्सियाती मरीज़ थे। असल में जो नशा है ना किसी भी चीज़ का, वो बहुत बुरी चीज़ है। हम सिर्फ नशे से ड्रग्स लेते हैं, लेकिन नशा इक़्तिदार का, नशा पैसों का, पावर का, ये भी एक नशा है। और ये जब नशा बंदे पे हावी होता है तो भी उसको पीछे नीचे कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, उसको इंसान नज़र नहीं आते।
और वो अगर इंसान नज़र आए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से तशद्दुद कोई इंसान दूसरे इंसान पे कर सकता है, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी क़ुव्वतें रखी हैं। उसके अंदर रहम भी है, उसके अंदर दूसरों का ख्याल रखना भी है, दूसरों की हेल्प करना भी है। लेकिन जब बंदा नशे में होगा, चाहे वो ड्रग के नशे में है, चाहे वो इक़्तिदार के नशे में है, चाहे वो पैसों का उसका बहुत ज़्यादा ये भी एक नशा है। जिन लोगों को इस चीज़ की हवस होती है उनकी कभी पूरी नहीं होती। डॉक्टर साहब 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, बरसगीर पाको हिंद से पाकिस्तान को मर्ज़ वजूद में आते हुए, तो 75 साल के हो के भी अगर हमें ऐसे मामलात में शऊर और आगाही नहीं आई, तो आप समझते हैं कि आने वाले सालों में हमें शऊर और आगाही आ जाएगी? ये बेसिकली फतूर है। जैसे मैंने पहले कहा, कैसे दूर हो सकता है ये फतूर? ये फतूर ऐसे दूर हो सकता है कि जो कानून है वो सब के लिए इक्वल हो। हर बंदे को डर हो कि यार मेरे पास अगर पैसे हैं लेकिन कानून की नज़र में हम बराबर हैं। हमारे यहाँ इससे उल्ट काम है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास पावर है, उसके लिए कानून और है, और जो गरीब आदमी है, गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप के लिए कानून बिल्कुल और होगा। बातें सुनी आपने माहिर नफ्सियात डॉक्टर साबर की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात का तसलसल जो है वो माशरती अखलाकी गिरावट को सामने लाता है, और बहसीत माशरे का फ़र्द होने के नाते ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह मासूम बच्चे अबुल हसन को महज 10,000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा के बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलज़म और उसके साथियों को गिरफ़्तार कर लिया है। गिरफ़्तार मुलज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहक़ीक़ात की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद मुलज़मान पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।